एक पद छूट गया, कोई बात नहीं, कल कर लेना। विद्यार्थी जीवन की सबसे पहली आवश्यकता होती है हृदय की पवित्रता। क्योंकि जब तक आपका पाप निर्मल नहीं होगा, कितनी भी अच्छी वस्तु दे दी जाए वो भी गंदी हो जाएगी। और जब पात्र को मलिनता से बचाना होता है तो वातावरण को भी मलिन होने से बचाया जाता है। पहले भी आप लोग कहते थे इसकी बजाय यहाँ आ जाया करो। जब प्राणी की बात नहीं सुनते तो पानी की बात सुनना पड़ता। अब यहाँ आओ, इस तरफ इतना तो स्थान खाली पड़ा। तो हाँ, पहले व्यवस्थित हो जाओ और जिन्होंने अपने स्थान का अतिक्रमण किया है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएं। किसने किया है अतिक्रमण? ये आगे वाला स्थान भी खाली है ना यहाँ पर। हाँ, जो 10 दिन में पुण्य संचित किया था ना, वो थोड़ा सा कमजोर इसलिए पड़ रहा है, 2 दिन से अपन देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के रजवाड़े, शहीद चौक, है ना, ये भरे पड़े हैं। और जब ये भरे पड़े हैं तो पुण्य तो कमजोर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, नहीं, आनंद मेला की बात हम नहीं कर रहे, यही सुनना चाह रहे थे, और क्या सुनना चाह रहे थे? देखो, कभी तो तारीफ करनी चाहिए ना उनकी। हाँ, इतना मेहनत करते हैं, कम से कम शुद्ध भोजन तैयार करने की व्यवस्था करते हैं, तो इसमें नहीं। हाँ, रजवाड़े की बात हम नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर कल्चर कम था, बाकी सब सब समझदार है। तो विद्यार्थी जीवन की सबसे पहली आवश्यकता जो हृदय की पवित्रता है। सुनने में आ रहा सबको? नहीं भी आए तो ऐसा करते जाना। तो उस हृदय की पवित्रता को पाने के लिए कुछ प्रयोग तो करने पड़ेंगे। बर्तन को जब पवित्र करना हो तो मांजना होता है, आंखों को पवित्र करना हो तो आंजना होता है, रस्सी को मजबूत करना हो तो भांजना होता है, और जब हृदय को पवित्र हो करना हो तो कुछ ना कुछ जीवन में उतारना होता है। उस उतारने के लिए जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, पहले उनको अपना आदर्श बनाना होता है। क्योंकि आदर्श सामने ना हो तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में संदेह होने लग जाता है। पता नहीं जो हमने लक्ष्य बनाया है वो किसी से प्राप्त होता है कि नहीं। लेकिन जब प्राप्त किए हुए सामने मिल जाते हैं तो हमारे मंसूबों में उड़ान आ जाती है कि नहीं, जब वो प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कई बार समस्याएं ये आती हैं कि हम किसी पर्टिकुलर विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कई बार लोग ये भी कहते हैं महाराज जी याददाश्त पता नहीं उस समय गायब क्यों हो जाती है जब सबसे ज्यादा उसकी प्रयोग की आवश्यकता होती है। ये विद्यार्थी के भी मन में बात होती है, बड़े बड़ों के मन में भी बात होती है, और कई बार बुजुर्गों के मन में तो ये बात होती है महाराज जी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। अब याददाश्त अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग पड़ाव में अलग अलग रूपों में हुआ करती है। पहले हम बुजुर्गों की बात कर लें, कहीं उनको ये ना लगे कि महाराज जी आज शुरुआत से विद्यार्थियों की बातें करने लग गए, क्योंकि सर्वाधिक यदि उपस्थिति दर्ज कराई है पिछले 1.5 महीने में तो इन्हीं लोगों ने कराई है। ताली नहीं बजाएंगे लोग।
समझदार हैं ये, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि ये अनुभव ही है जो हमारे लिए प्रशंसा की दरकार नहीं करता। उनके पास अनुभव है। तो वो लोग आ जाते, बोले महाराज जी याददाश्त कमजोर हो गई। हम पूछते कब से कमजोर हो गई? बोले महाराज जी 5 साल हो गए। 5 साल पहले ऐसे क्या घटा था? महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ था, इससे ऐसा हो गई। तो हमने कहा फिर तो आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है। नहीं महाराज पक्की कमजोर हो गई। अरे जिस व्यक्ति को 5 साल पहले ये घटा था वो आज तक याद है, उसकी याददाश्त कितनी मजबूत चाहिए, वो भी वृद्धावस्था में। हम तो कई बार ये भूल जाते हैं कि 5 दिन पहले हमने किससे क्या बात की थी। जो मतलब की होती है वो याद रखते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आपको जब आपकी याददाश्त ये भी चली जाए कि मेरी याददाश्त कब से कमजोर हुई है, तब फिर आपके उपचार की बात सोचेंगे। अभी तो आप उपचार याददाश्त बढ़ाने का नहीं, याददाश्त खत्म करने का करो। क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य जो संलेखना है तभी प्राप्त होगा जब सब कुछ भूल जाओगे। सब कुछ भूल जाएंगे तो महाराज फिर नमोकार मंत्र ना भूल जाएं, कोई बात नहीं, आप नमोकार मंत्र भूल जाओ, लेकिन नमोकार मंत्र सुनाने वाले को मत भूलना, आपका काम अपने आप हो जाएगा। ऐसी एक घटना कल बताना भूल गए, बल्कि परसों बताना चाहिए थी। अनंत चौदस की घटना है। सुबह सुबह जब 6 बजे हम लोग जंगल के लिए जाते हैं, तो हमने सोचा ये लोग जो हैं आज के दिन सभी मंदिरों की यात्रा करने दर्शन करने जाते हैं, अपन तो सब जान ही पाएंगे। सुबह का वक्त है, आसपास के जो मंदिर हैं जिनालय हैं उनके दर्शन कराएं। तो वैसे तो वहाँ उस गेट से निकलते थे और जंगल का रास्ता उस तरफ है, कभी इस तरफ आने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं वो पुण्य कैसा था कि इस तरफ बड़े लोग, और उस गेट से जब यहाँ तक आ पाए, ये लिखा ना बाल दिव्य घोष, इसके जस्ट सामने यहाँ जमीन पर एक कुत्ता लेटा हुआ था। सबने समझा सोया हुआ होगा, सुबह 6 बजे की बात है। इंसान तो 11 बजे तक सोते रहते हैं, कम से कम कुत्ते 6 बजे तक सोए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अचानक उसने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। वो सोया हुआ नहीं था, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वैसे तो रास्ते में कई कुत्ते सोए हुए मिलते हैं, कभी ध्यान उस ओर जाता भी नहीं है, और जाए भी तो देख लेते हैं कि हाँ सांस चल रही है। लेकिन उस दिन ध्यान भी गया और इस तरफ बढ़ करके आए तो देखा कि उसकी उल्टी सांस चल रही है। अब उल्टी सांस और सीधी सांस जिसने कभी पहले कभी इस प्रकार की दृश्य देखे हो तभी समझ सकता है। तो थोड़ा सा बस रुकने का मन कर दिया। हमने कहा भगवान तो बाद में, पहले होनहार भगवान कुछ अंदर से पुकार रहा है। और उसका मतलब कितना तीव्र पुण्य मानना चाहिए कि उसकी उस समय आंखें खुली हुई थी। उसने देखा सामने कोई साधु खड़े हैं। उसके बाद उसकी जो उल्टी सांस चल रही थी वो चली रही थी। धीरे धीरे करते करते 3-4 मिनट बाद एक बार बीच में थम सी भी गई, और लगातार हम नमोकार मंत्र उसके सामने उच्चारण कर रहे थे। कम से कम यही बहाना मिल गया नमोकार मंत्र को उच्चारण करने का, हम ही सौभाग्य मान रहे थे। वो अपना कुछ सौभाग्य मान रहा होगा कि सामने साधु परमेष्टि हैं और पंच परमेष्टि का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। और करते करते जब लगा कि शायद अब हो गया इसका, अचानक 1 मिनट बाद फिर से थोड़ी सी सांस लौट के आती है। हमने कहा भी है, उसका पुण्य था, नहीं तो हम चले जाते इतना मान के कि काम हो गया उसका, अच्छा। लेकिन उसका पुण्य इतना था कि हमने 5-10 सेकंड इंतजार किया, 20 सेकंड इंतजार किया, 1 मिनट इंतजार किया, फिर वापस लौट के आ गए, फिर पुनः उसको नमोकार मंत्र किया। ऐसे कुल मिलाकर के 7-8 मिनट का समय लगा और शांति के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। अनंत चौदस का दिन, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि 6 बजे का सुबह सुबह का समय था, उसके पुण्य ने ही शायद जिनालय की वंदना करने का मानस बनाया होगा। नहीं तो हम सभी लोग तो वैसे उस तरफ निकल जाते हैं। उसने अपने पुण्य के बलबूते पर, ये बात अलग है कि इसने त्रियंच पर्याय और निंद्य पर्याय उसको प्राप्त हुई थी, लेकिन पता नहीं कौन सा संचित पुण्य उसका काम आया कि अनंत चौदस के दिन और सुबह सुबह साधु के सामने प्राण त्याग करते हुए और नमोकार मंत्र को सुनने का सौभाग्य उसने अर्जित कर लिया। अच्छे अच्छे तपस्वियों के लिए भी ये चीज नसीब नहीं हो पाती, लेकिन तपस्या इस लक्ष्य को प्राप्त करा पाए हमें नहीं मालूम। सरलता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अचूक साधन अवश्य बन जाती है। हमें लगा कि जब ये इतना पुण्य संचित कर सकता है त्रियंच पर्याय में आकर के भी, तो फिर हमारे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जो ऐसे साधुओं के मुख से
पंच परमेष्ठी का उच्चारण सुनना भी हमारे लिए अंतिम समय में मुश्किल जैसा कठिन प्रतीत होता है। मात्र सरलता जितनी अपने जीवन में लाएंगे, हृदय की पवित्रता जितनी बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में ये दुर्लभ क्षण नसीब हो पाएंगे। ये नसीब उस समय के लिए भी आवश्यक है, और उसके पहले जो हम अपने जीवन में अंजाम दे रहे हैं जिन चीजों को, उनको समझने और सीखने के लिए भी आवश्यक है। एक बहुत अच्छी नीति है। नीति ये है कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद आया, और मैंने करके देखा, मैं सीख गया। यदि सीखना है तो करना पड़ेगा, और हम हैं कि जीवन में मात्र करा कराया मिल जाए और हम पूरा सीख जाएं, एक उम्मीद में बैठे रहते हैं, और हम अपनी याददाश्त को धीरे धीरे कमजोर करते चले जाते हैं। जितनी आसानी से वो ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है, उतनी आसानी से उस ज्ञान के छूटने की उपाय तैयार होते चले जाते हैं। जैसे पहले आप लोग पहाड़े याद करते थे, जिसको टेबल से बोलते हैं। 2 से लेकर के 40-50 तक का पहाड़ा मुंह जवानी याद रहता था, लेकिन जब से कैल्सी आया, आपके अंदर वो कैल्शियम ही खत्म हो गया जो पहाड़े को याद करने के लिए आवश्यक होता है। अब 2 × 2 करने के लिए भी कैल्सी आपको याद आता है, भले ही 2 दूनी 4 ये मुख में रखा हो, लेकिन फिर भी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि 2 × 2 = 4 ऐसा देख कर के संतुष्ट होते हैं कि कहीं मेरी याददाश्त ठीक ठिकाने पे है कि नहीं। तो जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन पर आपको यदि डिपेंडेंट होने का सौभाग्य कैल्सी पर पड़ा, तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी कमजोर होती चली गई। ऐसे ही यदि आप थ्योरी के लिए भी डिपेंडेंट नेट पर, गूगल पर और अन्य किसी संसाधन पर हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल थ्योरी पर्सन भी आपका उतना ही कमजोर होता चला जा रहा है, क्योंकि जितनी आसानी से वो ज्ञान प्राप्त होगा, उसके जाने की भी आसान उपाय उसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। फिर भी यदि ये सब चीजें तो हैं ही, इसके अलावा यदि आप उस याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले पहला उपाय, शायद आप एक चीज भूल गए हैं याददाश्त के उपाय को जानने के पहले, कि शुरुआत में ही हमने कहा था बहुत सी चीजें आपको ऐसी भी सुनने को मिलेंगी जो आपको सुनने के बाद भूलने के चांस भी बनेंगे, लेकिन यदि आप अपने साथ कुछ लिखने के लिए लाते हैं तो शायद याद कर पाएंगे। महाराज कहा तो था, लेकिन अब वो 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने में आपने एक आध बार बीच में और कहा होगा, और जब आप कहने से ही भूल गए तो हम सोचे कि कौन मेहनत करे, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, कर लेंगे। लेकिन जो अपने हाथ से जो लिखा जाता है, उसकी एक अलग स्थायित्व होता है। यूं तो यूट्यूब में बहुत सारा सुनते रहते हैं, सुन सुन के निकाल भी दिए और वहीं पे बैठे हुए भी। जो सुनने के लिए, जो सुनकर के निकालना आपको घर से निकालने के लिए कारण बन सकता था, आपने उसको ही अपने घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आसानी से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आसानी से जाने के उपाय भी प्राप्त होते चले जाते हैं। तो पहला विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग मतलब आपकी जो दिमाग है, वो दिमाग इमेज के बारे में सोचता है, शब्दों के बारे में नहीं। सुन रहे हो? आपने कोई शब्द बोला, कोई सेंटेंस बोला, यदि उसकी इमेज यदि दिमाग ने ग्रैस्प कर ली, तब तो वो टिकेगी, नहीं तो वो आप कितनी भी अच्छी चीज को ना भूल जाओगे। तो विजुअल लर्निंग करने की आदत डालें। इमेजिनेशन आपके जीवन से जुड़ता चला जाएगा, तो याददाश्त आपके साथ करीब में रहने वाली हो पाएगी। दूसरा, लिसनिंग विद इंटरेस्ट। अच्छा, कभी आपने फिल्मों के गाने याद किए हैं? क्यों? कोई फिल्म का गाना याद किया? या आपको याद हो जाते कि नहीं हो जाते? क्यों हो जाते हैं? उस लिसनिंग के साथ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा समावेश होता है। इस कारण से वो फिल्म के गाने कभी आप याद करो या ना करो, पूरे पूरे ज्ञान और पूरे पूरे गाने आपके दिमाग में ऐसे रहते हैं जैसे कि शायद नमोकार मंत्र का एक आध स्टैंजा तो आप भूल सकते हो, गाने का स्टैंजा नहीं भूल पाओगे, और भूल भी गए तो अपने आप बना दोगे उसको। इतने तो आप फिल्मकार और गीतकार बन ही जाते हैं फिल्मों के गाने याद करते करते, क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है। और इंटरेस्ट वहीं पर होता है जहां पर हमारा इंटेंशन रेस्ट लेता है। जहां आप अपने इंटेंशन को रेस्ट देंगे लगातार, वहीं आपका इंटरेस्ट होता चला जाएगा। और इसकी तो एक बहुत अच्छी कारिका स्टोक देश में दी गई है
यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, और यो यत्र रमते तस्मात् दन्नत स न गच्छति। जो जहाँ पर रहने लग जाता है वो वहाँ पर रमने लग जाता है, और जो जहाँ पर रमने लग जाता है वो वहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। तो यदि आप अपने उस उपयोग को वहां पर रोकेंगे तो धीरे धीरे कितनी भी बोरियत वाली चीज क्यों ना हो वहां पर आपका इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। तो दो हो गए कि लिसनिंग विद इंटरेस्ट और पहला विजुअल लर्निंग। तीसरा, आपने जो कुछ भी याद कर रहे हैं, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो कुछ भी याद कर रहे हैं पैराग्राफ से, मान लो थ्योरी की बात चल रही है, पैराग्राफ से तो उनको आप कोडिंग कर दो। जैसे मान लो कोई भी पैराग्राफ का शुरुआती अक्षर सा से शुरू होता है तो उसको आप सा अथवा एस दे दो। फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ का ए से होता है तो उसको आप ए दे दो। ऐसे करते करते मान लो अलग अलग पैराग्राफ हैं तो कोसेंट या कुछ भी ऐसे एंटी आदि आदि। तो होता क्या है, हमारा दिमाग कई बार बीज बुद्धि के साथ भी काम कर रहा होता है। एक कोई आपने फ्लॉपी या कोई एक पासवर्ड डाला, पूरी पूरी फ्लॉपी वहां खुल जाती होती है। तो आपने जैसी एस डाला तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये जो पैराग्राफ है स शब्द से ऐसा अक्षर से प्रारंभ होता होगा। और पूरे पूरे आपने एक पेज के जितने भी पैराग्राफ्स थे अथवा 2-4 पेज के जितने भी पैराग्राफ्स थे उनको एक वर्ड में समेट लिया। उस वर्ड को याद करना तो आपको आसान होता है। मान लो एलिफेंट कर लिया, ELEPHANT, तो इसमें कितने शब्द आ गए, ये 7 अक्षर आ गए। तो मतलब 7 पैराग्राफ आपको एक शब्द में मिल गए, और वो एक अक्षर आप डालेंगे तुरंत पूरी पूरी उसकी आपकी फ्लॉपी खुल जाएगी, जैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। चौथा, रिटर्न लर्निंग। रिटर्न लर्निंग, कुछ लोग होते हैं जिनको रटने से याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। और इसके लिए आपने कभी देखा हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यदि महाराज यहाँ पर कहाँ केमिस्ट्री वाले रखे, सभी व्यापारी लोगों, कॉमर्स की बात कहो तो समझ सकते हैं, लेकिन 10वीं तक तो केमिस्ट्री आप लोगों ने ही पढ़ी होगी ना। एक उदाहरण दे रहे हैं कि केमिस्ट्री से भी वहाँ ताल्लुक नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, बड़े बड़े फॉर्मूलेज भी जो होते हैं वो कभी आप छोटा हो चाहे बड़ा हो रटते नहीं है, उसको लिख लिख करके तैयार करते हैं। जैसे फिटकरी का फॉर्मूला क्या है मालूम है? उस समय पढ़ा था, आज तक याद है। क्यों याद है? ये रटना नहीं था, उसको लिख लिख के तैयार किया था। क्या? K2SO4 Al2SO4 होल साइड 24H2O, इतना बड़ा फॉर्मूला आज तक याद है क्योंकि वो हाथों में जमा हुआ है। तो ऐसे ही यदि आप इसको बोलते पोटास एलम या फिटकरी, जिसको आप अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं, ये पोटास एलम का फॉर्मूला है। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होंगे क्योंकि उनको आपने लिख लिख करके तैयार। और लिखने का क्या होता है कि एक तो आपकी रिटर्न पावर है वो भी बढ़ती है, राइटिंग पावर बढ़ती है, दूसरा विजुलाइज भी आप उसको कर रहे होते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और वो सारे चीजें जो न्यूमेरिकल पोर्शन की चीजें होती हैं वो आपके दिमाग में स्थायी तभी होती हैं जब उनको आप लिख लिख करके देखते हैं। कभी आपने गणित को याद किया? कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद किया? कभी आपने बीज गणित, रेखा गणित, इन सबको कुछ कभी याद नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में स्थायित्व क्यों आ जाता है? क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में इमेजिनाइज हो जाती है। इसके बाद और क्या? ऑटो सजेशन। आप अपने आप को कई बार एक नकारात्मक रूप से सजेस्ट करते रहते हैं। कैसे? ये तो मुझसे होता ही नहीं, ये तो मुझसे होता ही नहीं, कितने बार किया, हर बार भूल जाए, इसमें सबसे कम मार्क्स आते हैं। ऐसे नकारात्मक संप्रेषण, नकारात्मक सुझाव आप अपने आप को बार बार देंगे तो जो आपको रुकता है दिमाग में वो भी खाली होता चला जाएगा। लेकिन तो क्या बोले हैं, रुकता, हमारे दिमाग में रुकता है, दिमाग में रुकता है, टिकता है, ये अलग विषय है। लेकिन इससे ज्यादा आसान दुनिया में और कोई नहीं है। ऐसा यदि आत्म सुझाव अपने आप को आप देते चले जाएंगे तो आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये और भी बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि समय समय का भी ध्यान रखना है। याददाश्त के तरीके जानने मात्र से हम ये ना भूल जाएं कि हमें दूसरे कुछ और भी कार्य करने। आज प्रश्न तो एक भी नहीं आया है, लेकिन प्रश्न नहीं आकर के भी हम स्वयं प्रश्न उठा करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो ये 4-5 तरीके बता दिए, कुछ और आएंगे याद, आपको बता दिए जाएंगे। इन पर यदि आप काम करते हैं, और दूसरा एज पॉसिबल एज आप 4M को अवॉइड करते जाओ। 4Ms क्या है?
मोबाइल, मूवी, मैगजीन्स और मेजॉरिटी। मोबाइल मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं, हमारा सामने लगा है ये तो, अभी तो आपकी व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं लगता तो वो बड़ा लग जाता, और नहीं लगता तो कुछ और बड़ा लग जाता। तो ये जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं, और अच्छी बात कल विनीत सागर जी महाराज ने बताई कि जब वो बोराव गए थे, बोराव एक राजस्थान में एक स्थान है, वहां पर, अब आप इसको ये मत मानना कि एक पक्षपात जैसी बात है, वहां पर किसी भी लड़की के पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं है, पूरी समाज की लड़कियों के पास। बहुओं के पास संभव हो सकता है, माता पिता के पास संभव हो सकता है, लेकिन लड़की के पास नहीं। तो क्या वहां की लड़कियां ये विरोध नहीं करती कि तो पक्षपात है? नहीं, वो एक ट्रेंड है, वहां का एक फैशन है कि नहीं बच्ची है तो उसके पास मोबाइल होगा ही नहीं। और जब ट्रेंड में जीना आता है तो फिर हम बड़े बड़े काम भी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जब ये ट्रेंड बन गया कि रजवाड़े जाना है तो चले जाते सब लोग, भले ही कल तक हमने उपवास किया और ट्रेंड था चले गए। जब ट्रेंड था कि हमें हाउजी जलना है तो हाउजी हो सब बोलने लग जाते हैं, तो ट्रेंड की बात है। अब जब ट्रेंड में सब स्वीकार कर लेते तो वहां भी एक ट्रेंड बना दिया। हमेशा गलत चीजों का ही ट्रेंड हो जरूरी तो नहीं, अच्छी चीजों का भी ट्रेंड होता है। तो वहां कोई भी बच्ची भले अच्छी क्लास में बड़े बड़े कॉलेज में भी पढ़ रही हो तो भी उसका अपने पास पर्सनल मोबाइल नहीं होता। महाराज आजकल तो कॉलेज में पढ़ाई भी, यदि मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। टीचर्स के जो कुछ भी मैसेजेस वगैरह भी आते हैं, इंडिकेशंस भी आते हैं, वो भी मोबाइल पे आते हैं, लेकिन उनने कह रखा है कि आपको जो कुछ भी मैसेज सेंड करना हो पापा के मोबाइल पे कर देना, हमें पता लग जाएगा, नहीं है तो हम साक्षात आए तब बता देना। क्या इसके पहले जो 10-20 साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, बहुत अच्छे से होती थी, और इतनी बखूबी होती थी कि कोई भी चीज यहाँ से वहां मिस नहीं होती थी, भले ही आप मिस हो चाहे मैसेज हो। और आज इन सब चीजों के बारे में आप इतने डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, जितना आप डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट शब्द अपने आप में बता रहा है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। पहले तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंडेंट होने से बचता था, आज तो व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, वस्तुओं पर इतना डिपेंडेंट हो गया कि वो वस्तु ही हमारी नियंता बन चुकी है। तो मोबाइल, मूवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मूवी हो चाहे मोटिवेशनल मूवी हो, आज मोटिवेशनल मूवी के बगैर अपने आप को मोटिवेट जानते ही नहीं, मतलब कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे। मोटिवेशनल मूवी हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, मोटिवेशनल सेमिनार्स हो, सब कुछ चलता है, थोड़ा बाजार गर्म है इसके माध्यम से। और ये बाजार गर्म इसलिए है क्योंकि वो जो मोटिवेट आपको करते हैं उनने मात्र एक ही जीवन में करियर बना के रखा है कि हमें दूसरों को मोटिवेट ही करना है, भले खुद डिमोटिवेट चलते रहे। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर आकर के अपने स्वयं के दर्द बयां करते, बोले महाराज घर में ऐसी समस्या है। हम कहते भाई आप तो दुनिया की समस्या को दूर करते हैं और आप बोल रहे हैं आपके घर में ऐसी समस्या है। महाराज वो एक प्रोफेशन है, लेकिन ये अंदर से एक इंडिकेशन है कि अब आप बताओ कि हमारे घर की समस्या का समाधान, हमने इतने समाधान आपने दिए उनमें जो आपको अच्छा लगे आप देख लो। महाराज कहने की बात कुछ और होती है और करने की बात कुछ और होती है। गुरुओं के पास जाने से ही समस्या का समाधान मिलता है। हम लोगों के पास आकर के तो लोग व्यवधान को भी एक समाधान मान लेते हैं, ये उनकी सोच है, क्योंकि हम उनको ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं कि उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन आप तो सब चीज से दूर हैं और आपकी हर बात हमारे घर उतर कर जाती है। तो मोटिवेशनल मूवी के लिए भी जब मूवी आवश्यक नहीं, बहुत सारी मूवी आई, नाम यहाँ गिना सकते लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा, एक बार कभी गिनाए थे। और थर्ड वन मैगजीन यानी आउट ऑफ कोर्स, जैसे एक आध कोई पेपर में क्वेश्चन बाहर से आ जाए, सर आउट ऑफ कोर्स, टीचर सोचता है कितना इंटेलिजेंट है, इसको आउट ऑफ कोर्स भी पता है। टीचर यही नहीं जानता कि इसको आउट ऑफ कोर्स ही पता है, कोर्स तो पता ही नहीं। और फोर्थ वन मेजोरिटी यानी फ्रेंड सर्कल। सर्कल का मतलब ही होता है चक्रव्यूह, जिसमें जाना हर किसी के बस की बात है और निकल पाना अभिमन्यु के बस की बात भी नहीं है। और यहाँ पर अभी आप लोग अभिमन्यु भी नहीं है, और बन जाएंगे तो जा तो पाएंगे, निकल तब भी नहीं पाएंगे। और आज फ्रेंड सर्कल पूरा तब होता है जब उसमें अगेंस्ट जेंडर वाले फ्रेंड शामिल हो जाए। क्यों? और फिर आप सफाई देते चले जाओ कि नहीं वो तो एक फ्रेंड मात्र है। ऐसा बोलना ही क्यों पड़ रहा है कि वो फ्रेंड मात्र है? सफाई तभी दी जाती है जब आप साफ नहीं होते हैं। हम कुछ अच्छा करें, लोग हमारे फ्रेंड बने, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम अच्छा इसलिए करते जाएं कि लोग हमारे फ्रेंड बन जाए, हमारी प्रॉब्लम है।
और इस प्रॉब्लम के शिकार बहुत जल्दी होते हैं, खासतौर से टीन एज में एंड आफ्टर टीन एज ऑल्सो। बात समझ रहे हैं? महाराज जी हम यदि इस प्रकार से ना रखें तो लोग हमारे लिए बहुत दब्बू मानते हैं। कम से कम आपके बारे में कुछ मान्यता तो है, और जो ऐसा करने लग जाते हैं उनके बारे में तो मान्यता ही खत्म हो जाती है। हम कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं, उस फैशन में अपने आप को शुमार कर लेते हैं जिस फैशन को भीड़ बोला जाता है, और भीड़ में हम कहाँ दबक करके रह जाते पता ही नहीं पड़ता। बड़ा आया सत्यवान हरिश्चंद्र, बड़ी आई सती सावित्री, ये जो कुछ कमेंट्स सुन करके हम उनके साथ हो लेते हैं, ये कमेंट्स नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि आप ठीक कर रहे हो। जिस दिन आपको ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को ना मिले, अपने आप को 10 बार आंकना कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है जो मेरे लिए आज कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा। वो उनके अंदर की खीज है, क्योंकि ऐसा वो नहीं कर पा रहे और आप करके दिखा रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप भी उनकी जमात में शामिल हो जाए। कभी मूर्खों से पंगा लेने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि मूर्ख, जब भी आप मूर्खों से मुठभेड़ करोगे, पहले वो आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर आपकी धुलाई करेंगे। कभी वो आपके स्तर पर आकर के आपसे भिड़ते नहीं। मूर्खों की विशेषता ये होती है, वो यहाँ खड़े और यदि आप वो ऊपर खड़े हैं तो पहले वो आपको कहेंगे तुम मेरे साथ नीचे आओ, तो पहली हार तो मेरी उनके साथ नीचे आने में ही हो गई। और फिर उसके बाद जो धुलाई करेंगे वो अलग, पानी गिरे चाहे ना गिरे, वो धुलाई करें फिर भी ठीक है, धुलाई कर दी तो फिर समस्या और खड़ी हो जाएगी। इसलिए मूर्खों से भिड़ने का प्रयास कतई ना करें। वो ये मूर्खता ही मानी जाती है कि इस प्रकार के सर्कल्स में हम अपने आप को उनका लीडर बन करके मूर्खों का सरगना बनने का जो प्रयास करते हैं। सरगना कितने बन पाते हैं पता नहीं, लेकिन दिमाग का सरगना कितना हो जाता है आपको पता। तो ये 4 एम्स को जितना आप अवॉइड करेंगे उतने अपने एम को डिसाइड कर पाएंगे, और एम डिसाइडेड है तो उसको आप अचीव कर पाएंगे। अब बात आती है, कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनको अपने जीवन में हम प्रयास तो करते हैं लाने का, लेकिन प्रयास करते करते वो हमारे हाथ से कब छटक कर छूट जाती हैं पता भी नहीं लगता। ठीक है, याददाश्त आ गई, 4 एम्स को अवॉइड कर दिया। कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जो हमारी बार बार परीक्षा कर रही होती हैं। क्या परीक्षा कर रही होती हैं? वो आसपास के माहौल का प्रभाव हमारे ऊपर जो हावी होने की कोशिश करता है, उस समय क्या करें महाराज? क्योंकि उससे भी हमारा कंसंट्रेशन कई बार डाइल्यूट होता है। होता कि नहीं होता? अच्छा ये बताओ, क्या उस समय जब आपका आसपास का माहौल पवित्र होता है, उस वक्त क्या उस प्रकार की चीजों से आप अपने आप के अंदर अच्छाई को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे होते हैं? अभी यहां पर तो माहौल खराब नहीं है ना, एक आम माहौल की बात कर रहा हूं। जिसका दिमाग खराब है तो वो तो यहाँ पर भी दिमाग खराब कर सकता है, लेकिन यदि आपका मन पवित्र है तो यहाँ पर तो कम से कम आपका माहौल अच्छा दिख रहा होगा। क्या यहाँ से मिली हुई अच्छाइयों को आप एक तरह से हथियार के रूप में, वेपन्स के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? हम अक्सर उस समय हथियारों की खोज करते हैं जिस समय युद्ध सामने खड़ा होता है। कभी भी युद्ध का अभ्यास युद्ध के समय नहीं, युद्ध के पहले किया जाता है। तो उस प्रकार के माहौल में जब मैं जाऊंगा तो वहां से, उस माहौल से लड़ने लायक मेरे पास वेपन्स हैं कि नहीं, इसकी तहकीकात उस समय की जाए जब हमारे पास युद्ध का माहौल नहीं है। लेकिन जैसे बोलते ना, आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात, अब कुआं खोदो। अब कुआं खोदने से क्या मतलब है? अब तो अपने आप को बचा लो उस आग से, इतना ही पर्याप्त है। कुआं तो कुछ नहीं कर पाएगा, और जब तक कुआं खुद पाएगा तब तक वो सब कुछ कर जाएगी। इसका नाम है आग। तो ऐसे ही हम उस समय जब अनुकूलता के माहौल में होते हैं, उस समय अपने हथियारों के, अपने औजारों के, अपने वेपन्स की तहकीकात करें, और फिर उनका अभ्यास एक कल्पना में ला करके कि यदि इस प्रकार का युद्ध सामने जब आएगा तो मेरे पास ये हथियार पर्याप्त होंगे तब तो ठीक है, कम होंगे तो कैसे बढ़ाया जाए, और यदि ज्यादा हो गए हैं तो उनको कैसे मेंटेन किया जाए। ये सब चीजें उस समय दिमाग में आनी चाहिए जब माहौल अनुकूल होता है, क्योंकि अनुकूल माहौल में आपके पास सोच समझने की बुद्धि भी काम कर रही होती है। उस समय तो हम अवेयर रहते नहीं है, और फिर जब सामने परिस्थितियां विपरीत आ गई उस समय कहते कि कैसे कैसे। अगला, क्योंकि समय हो रहा है, 1 मिनट में पूरी बात कर रहा हूं।
माहौल हमेशा प्रभावित करता ही हो ऐसा एकांत नहीं है, और नहीं करता हो ऐसा भी एकांत नहीं है। प्रभावित तो करता है, जो कि मन हमारा पानी की तरह होता है, जिस माहौल में जिस बर्तन में पहुंचता है वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि आप चाहो कि एक किसी अच्छे माहौल का जो हमारा मन है उस माहौल में भी बना रहे, जो जब माहौल बुरा हो जाता है, तो एक ही तरीका है, यदि आपको लगता है कि गिलास में रखा हुआ पानी आपको अच्छा लगा उसका आकार, तो गिलास को फ्रीज कर दो। अब वो फ्रीज के हुआ वो पानी कहीं भी, चाहे थाली में रखो चाहे चालनी में रखो, कैसे भी रखोगे, वो गिलास के आकार के रूप में ही रहेगा और आपका कभी आकार डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे ही जब आपने देख लिया कि इस माहौल में हमारा मन पवित्र था, तो हम संकल्प रूपी 3 डायमेंशन उसको प्रदान कर दें, क्योंकि हमने उस माहौल में लंबाई और चौड़ाई के रूप में शब्दों को तो सुना है, लेकिन उसकी गहराई में उतरने का प्रयास नहीं किया है। और गहराई हमेशा आचरण की हुआ करती है, संकल्प की हुआ करती है। एक बार यदि उस आचरण का यदि हम रूप दे देंगे, उस बर्तन को हम फ्रीज कर देंगे, तो उस बर्तन में पाया हुआ जो फ्रीज के वो आकार है किसी भी दूसरे बर्तन में जाए हमेशा बरकरार रहने वाला है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम आपको बताएं, आज ही की घटना है। एक बंदा आया था सुबह दोपहर में, जो आपके BNIT में पढ़ते हैं, 2 लड़के आए थे। BNIT समझते ना, NIT नागपुर जो आपका है, वहां पढ़ते थे। अभी अभी न्यू एडमिशन उनका हुआ है, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, बीटेक कर रहे थे। एक बच्चा तो जैन था और दूसरा बच्चा उसके साथ नॉन जैन था, जो आंध्रा से आया हुआ था। अब जैन बच्चे के लिए पिछले 10 दिनों में काफी दिक्कत गई, क्योंकि वो लक्ष्मी नगर मंदिर जाता होगा, वहां पर उसके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि आज सब बता दिया उसके लिए। लेकिन उसके साथ दूसरा बंदा जो था, जो नॉन जैन था, वो आंध्रा का था। तो एक सामान्य से प्रश्न उठ गया उससे पूछने का कि शाकाहारी तो होंगे? बोले हाँ महाराज जी शाकाहारी है। वो जैन बच्चे ने कहा पूरे पूरे कॉलेज में मात्र यही बच्चा मिला जो टोटली हमारे लिए वेजिटेरियन मिला, इसलिए मैं इसके साथ रहने में अपने आप को बहुत सहूलियत महसूस करता हूँ। फिर हमने उससे पूछा, सुनो अभी अभी ताली बाद में बजाना, पूरी बात सुन लो पहले। फिर हमने उससे पूछा क्या आपके घर में सभी लोग शाकाहारी हैं? उसने चूंकि हिंदी कम समझता था, इंग्लिश में बात की उससे। तो महाराज जी नहीं, सभी लोग शाकाहारी नहीं हैं, इवन मेरे माता पिता भी मांसाहारी हैं। तो मैंने कहा पूरा घर मांसाहारी है, आपके माता पिता मांसाहार करते हैं, तो फिर आप कैसे वहां पर सरवाइव कर पाते होंगे? बोले महाराज जी करते हैं कैसे भी करके। तो फिर भोजन कैसे बनता होगा? बोले घर में पहले मेरा भोजन बनता है, फिर बाद में सबका भोजन बनता है, ये व्यवस्था के तहत चलता है उसका। तो मैं ऐसा हुआ कैसे? बोले बस महाराज जी एक कोई गुरु मिले थे। अब गुरु ऐसे तो नहीं, उनके जीवन के गुरु कोई अलग मिले होंगे, जिनके जीवन को सदाचार रहा होगा। 3 साल पहले की बात है। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, थोड़ी सी उसका महत्व को बताया। तब से मैंने अपने अंदर संकल्प कर लिया, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, मेरे जीवन में मेरे प्राण भी जा रहे होंगे, लेकिन मैं किसी के प्राण को छीनने का प्रयास नहीं करूंगा। वो संकल्प है जो आज मेरे लिए इतने अच्छे साथी को यहाँ प्राप्त करने के लिए कारण बन गया। नहीं तो जब पूरा का पूरा हॉस्टल वहां पर वेज नॉन वेज जो मैस है उसको स्वीकार कर रही हो, कहाँ उस भीड़ में उसके लिए कोई जैन बच्चा मिल सकता हो, और कहाँ उस जैन बच्चे को नॉन जैन भले ही हो लेकिन शाकाहारी बंदा मिल सकता हो। ये संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। और आप लोगों के जीवन में संकल्प की परीक्षाएं बहुत आसानी से हो जाती हैं, और पास कितने हो पाते हमें नहीं मालूम। 10 दिन तक संकल्पबद्ध थे और 10 दिन के बाद सही चौक भरा पड़ा था अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने ताम वंदे मानस्य ममास्तु।